हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी का पार्ट 3 देखेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखें और उसके बाद पार्ट थर्ड देखें। SLV 3 का काम अपने ज़ोरों पे चल रहा था तो आपको एक मौत की खबर लगती है कि जलालुद्दीन नहीं रहे। आप कहते हैं कि कुछ वक्त तक मैं रुक गया, मैं मुतहर्रिक हो गया। तो जब थोड़ी देर के बाद होश आता है तो काम पर कंसंट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। अगले ही दिन मैं बसों में सफ़र करता हुआ रामेश्वरम पहुंचा। मैं ज़ोहरा को क्या तसल्ली देता, मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे। जलालुद्दीन की मौत के बाद आपके पिताजी की सेहत बहुत ख़राब हो रही थी। कुछ ही वक्त के बाद 102 साल की उम्र में वो भी वफ़ात कर गए। 15 पोते पोतियाँ और एक पड़पोता छोड़कर चल बसे। उनकी ज़िंदगी मेरे लिए एक मिसाल है। आप कहते हैं कि दुनिया की नज़र में यह एक आम मौत थी। अखबारों में कोई इश्तिहार नहीं छपा, कोई सोग नहीं मनाया गया, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ थे। उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी आधी अधूरी हो गई। मैं कुछ वक्त तक अपनी माँ के पास बैठा रहा और कुछ न बोल सका। उन्होंने मेरे लिए दुआ की और मुझे थुम्बा वापस जाने को कहा। SLV 3 रॉकेट अपोजी जिसको फ्रांस से लॉन्च करना था, उसमें कुछ तकनीकी खराबियां आ गई तो आपको इसको ठीक करने के लिए फ्रांस जाना था। तो तब तक एक खबर मिलती है कि माँ भी इस दुनिया को छोड़ चली। खबर मिलते ही आप रामेश्वरम के लिए रवाना हो गए। सारी रात ट्रेनों में सफ़र करते हुए सुबह रामेश्वरम पहुँचे और माँ को सुपुर्द खाक किया। वो दोनों लोग जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया वो अब जन्नत में आराम कर रहे हैं। आप फ्रांस में SLV 3 रॉकेट अपोजी मोटर का टेस्ट करने के बाद थुम्बा वापस आ जाते हैं। न फैमिली, न बच्चे और न घर बार। आपके लिए अब अपना मिशन सब कुछ था। एक एक करके SLV 3 के पुर्जे तैयार हो रहे थे और आपका और आपकी टीम का हौसला और खुशी बढ़ा रहे थे। SLV 3 की फ्लाइट डेट 10 अगस्त 1999 तय की गई थी। 25 मीटर लंबा 4 स्टेज वाला SLV 3 रॉकेट 17 टन के साथ 7:58 पर श्रीहरिकोटा से टेक ऑफ करता है। पहली स्टेज सही तरह से परफॉर्म करने के बाद SLV 3 सेकंड स्टेज में दाखिल हो जाता है। अचानक फ्लाइट कंट्रोल से बाहर हो जाती है। 317 सेकंड के बाद फ्लाइट पेलोड के साथ श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जाके गिरती है। इस हादसे ने आपको बहुत मायूस कर दिया। आप गुस्से से और मायूसी से भरे हुए थे। आप कहते हैं मेरी टांगें कांप रही थी। दर्द जिस्म में नहीं था, कहीं और था। हूवरक्राफ्ट नंदनी और रेटो प्रोजेक्ट के बंद होने की ज़ख्में ताज़ा हो गई थीं। सालों की मेहनत से, कुछ कामयाबियों से और कुछ नाकामियों से आपने दुख और तकलीफ़ों को जज़ब करना सीख लिया था। डॉक्टर बहरम प्रकाश आपके रूम में आते हैं और आपको तसल्ली देते हैं कि अगली बार हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। पोस्ट फ्लाइट एनालिसिस में पता चलता है कि ख़राबी सेकंड स्टेज में थी। सेकंड स्टेज में कोई भी कंट्रोल फोर्स नहीं थी, जिसकी वजह से फ़्लाइट टूट जाती है और जाकर समुद्र में गिरती है। SLV 3 की फ़्लाइट की अगली डेट 18 जुलाई 1980 को तय की गई। फ़्लाइट के 30 घंटे पहले अखबारों ने SLV 3 के बारे में बहुत सारी पेशनगोइयाँ करनी शुरू कर दी और एक अखबार लिखता है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर खो गया है, उससे रब्ता नहीं हो सकता। 18 जुलाई 1980 को इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 8:03 पर श्रीहरिकोटा से टेक ऑफ करता है। फ्लाइट के 600 सेकंड बाद कंप्यूटर सिग्नल देता है कि फ़्लाइट चौथे स्टेज में दाखिल हो चुकी है और इसके 2 मिनट के बाद सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में था और आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन अल्फाज बोल रहे थे। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूँ, एक ज़रूरी खबर सुनने के लिए तैयार हो जाओ। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। जब आप ब्लॉक से बाहर आते हैं तो साथियों ने कंधों पर उठा लिया और एक जुलूस निकाला। 3 मिनट के बाद सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में दाखिल हो जाती है। 4 मिनट के बाद सैटेलाइट रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। 5 मिनट के बाद सैटेलाइट रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। 6 मिनट के बाद सैटेलाइट रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। 7 मिनट के बाद सैटेलाइट रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। 8 मिनट के बाद सैटेलाइट रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। 9 मिनट के बाद सैटेलाइट रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। 10 मिनट के बाद सैटेलाइट रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। 11 मिनट के बाद सैटेलाइट रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। 12 मिनट के बाद
सारे देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई। अखबार बार बार SLV3 की कामयाबी की खबरें छाप रहे थे। रिपब्लिक डे 1981 आपके लिए एक और खुशी लेके आता है। 25 जनवरी की शाम को आपको बताया जाता है कि होम मिनिस्ट्री ने आपको पद्म विभूषण अवार्ड देने का फैसला किया है। आप कहते हैं कि मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ सजा दिया। शहनाई मुझे रामेश्वरम लेके चलेगी। मैं अपनी अम्मी को गले लगाता हूँ और पिताजी मेरे सर पर शफकत का हाथ रखते हैं। जलालुद्दीन मास्क स्ट्रीट में मेरी कामयाबी का ऐलान कर रहे हैं और मेरी बहन जोहरा मिठाइयाँ बांट रही है। फरवरी 1982 में आपको DRDL डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबॉर्ट्री हैदराबाद का डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। यहाँ आपको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट की सूरत में नई असाइनमेंट मिलती है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल में 5 किस्म की मिसाइल्स बनानी थी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम आपने पृथ्वी रखा। टैक्टिकल कोर का नाम आपने त्रिशूल रखा। सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम आकाश रखा। एंटी टैंक का नाम नाग रखा और REX री एंट्री एक्सपेरिमेंट का नाम अग्नि रखा। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की कमान संभालते ही आपने DRDL को रीऑर्गेनाइज किया। साइंटिस्ट में कॉन्फिडेंस पैदा करने के बाद आपने 5 मिशन डायरेक्टर सेलेक्ट किए। DRDL में आपने एक साइंस काउंसिल बनाए जिसमें बैठकर साइंटिस्ट डिफरेंट इशू डिस्कस कर सकें। ये काउंसिल 3 महीनों में एक बार मिलती थी। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट के लिए DRDL में स्पेस कम थी, तो आपने रिसर्च सेंटर इमारत के नाम से एक नई लेबॉर्ट्री बनाई। मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कुछ काम यहाँ शिफ्ट कर दिए। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 12 एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, 30 DRDL की लेबॉर्ट्रीज, CSIR और ISRO शामिल थे। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला टेस्ट 16 सितंबर 1985 को होता है। इसमें त्रिशूल मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया जाता है। इसके बाद अगला कामयाब तजर्बा पृथ्वी मिसाइल का होता है। पृथ्वी की कामयाबी ने DRDL के साइंटिस्ट का मोरल और कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा किया, जो अग्नि की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी था। अग्नि की टीम में 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन शामिल थी। अग्नि की टेस्ट डेट 20 अप्रैल 1999 को तय की जाती है। लॉन्च की तमाम सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक चल रही थी। मिसाइल टेस्ट में बहुत सारे सेफ्टी हैजार्ड होते हैं, तो आपने आसपास के गांव वालों को निकालकर सेफ जगह पर पहुंचा दिया, जिसने मीडिया की अटेंशन खींच ली। आप कहते हैं कि 20 अप्रैल 1979 को जब पूरे देश की नज़र हम पे थी, T14 सेकंड में कंप्यूटर ने होल्ड का सिग्नल दिया कि एक इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा, जिसको हमने फ़ौरन ठीक कर लिया। लेकिन इसके बाद कंप्यूटर ने बहुत सारी जगह पर रोकने को बोला। हमने टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया। प्रेस ने पोस्टपोन को लेकर तरह तरह के मज़ामीन छापे। तकनीकी खराबियां ठीक करने के बाद टेस्ट की अगली डेट 1 मई 1999 को तय की जाती है। पहली बार की तरह कंप्यूटर ने T10 सेकंड में होल्ड करने का सिग्नल दिया। हमने मिशन को मुलतवी कर दिया। फेलियर की वजह जानने के लिए हमने ISRO और DRDO की एक टीम बनाई। टीम ने 10 दिन के अंदर खराबियों को दुरुस्त कर लिया। लॉन्च की अगली डेट 22 मई 1999 को तय की जाती है। अग्नि ने 7:10 पर टेक ऑफ किया और इस बार तजर्बा 100% कामयाब रहा। इस कामयाबी के लिए आपको रिपब्लिक डे 1990 को पद्म विभूषण से नवाजा गया। रिटायर होने के बाद आप 2002 में हिंदुस्तान के 11वें प्रेसिडेंट बनते हैं और 15 जुलाई 2015 को आप शिलांग में एक लेक्चर देते हुए दिल का दौरा पड़ने की वजह से दुनिया को अलविदा कर चले। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मोटिवेटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती